क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला पार्ट भी करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से क्या कुछ बोला गया है, ध्यान से सुनना। बोला इन अ ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। फिगर आपको दी गई है, आप वहाँ से बनाइए एक बारी और तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है। 26 का और वाला पार्ट, दो थे ना इसमें, एक तो और में दिया गया था, ऑप्शनल वाला भी था, ये ऑप्शनल वाला कर रहे हैं हम लोग। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमें दिया गया है ए बी सी, फिगर दी गई है फिर भी हम बना देते हैं, आपके सामने भी आ जाएगी। ए बी सी एक हमारा ट्राइंगल है। बोला है पी और क्यू, देखो ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, क्यू। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी और ए सी। ए बी साइड पर पी पॉइंट है, ए सी साइड पर क्यू पॉइंट है। सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है, बी सी के। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है सर। प्रूव दैट मीडियन ए डी, ए डी हमारा मीडियन जा रहा है, ये हमारा मीडियन, मीडियन ए डी ऑन बी सी। ए डी मीडियन है बट ये गौर करो ये जो मीडियन है किस पर है, बी सी पर है, मीडियन ऑन बी सी। जब ये BC पर मीडियन है, इस बात का मतलब ये हुआ ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर होगी। अपने को प्रूव क्या करना है, मीडियन जो होगा बाइसेक्ट करेगा वो PQ को भी, ये जो PQ वाली लाइन सेगमेंट है इसको भी बाइसेक्ट करते हुए हमें दिखाना है। ये पॉइंट हमें R दिया गया है, कुल मिला के हमें ये शो करना है PR किसके बराबर है, RQ के। जैसे ही PR हम RQ के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये वाली लाइन PQ लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है और उसको ही मीडियन बोला जाएगा जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बात बताइए, अगर ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या हम यूज कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। सर कैसे, ये PQ पैरेलल BC के तई, ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं जो हमें गिवन है। हमें दिया ये गया है PQ इज पैरेलल टू BC एंड उसके अलावा हमें और क्या दिया गया है, हमें बोला है AD इज मीडियन, AD इज मीडियन ऑन BC। ये वाली बात आप लिख लेना, गिवन वगैरह अगर लिख देते हो और जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हो तो एग्ज़ाम में कई बारी उसके भी आधा या एक नंबर दिया जाता है अगर मार्किंग स्कीम में होता है। प्रूफ ये करना है कि AD PQ को बाइसेक्ट करेगा, मतलब PR को RQ के इक्वल हम प्रूफ कर देंगे तो बन जाएगा बाइसेक्टर, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, देखो प्रूफ करते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, APR ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो, नज़र इधर ही होनी चाहिए तभी बात बनेगी, इधर उधर देखोगे तो काम नहीं चलेगा। APR और ABD ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में। तो इसको 1 नाम दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 1 2 3 4 बोला, ये वाला एंगल को 1, ये 2, ये 3, ये 4। एंगल नहीं भी लिखोगे तो APR करके लिख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 साइड में लिखेंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं बच्चों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये और ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हुए क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे। तो बाई डबल एंगल से दोनों ट्रायंगल बन गए सिमिलर। ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सी बात अभी आपकी समझ में आ जाएगी। पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे अगर हम लिखें तो दिख जाएगा क्या, यहाँ तक तो इजीली विजिबल है। ओके, देखो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ तो ऐसा बनाएं जिससे हमारा PR और RQ आ जाए। PR हमारा यहाँ है और RQ हमारा यहाँ है। PR हमारा आ गया, APR ट्रायंगल में बन गया PR, है ना।
जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम याद करेंगे वो वाली बात, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाता है। तो AP डिवाइडेड बाई AB, AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई BD, AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई BD। समझ गए क्या? हाँ, PR डिवाइडेड बाई BD, AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई BD, AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई BD। ये वाली बात याद रखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसा तो बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मान लो, बस ऐसे ही हमारे काम आएगा, क्योंकि हमें PR चाहिए था, हमारा PR आ गया। AP और AB को भी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये वाला ट्रायंगल और एक कंप्लीट बड़े वाला ट्रायंगल भी सिमिलर बन जाएगा। सीधा सीधा लिखेंगे सिमिलरली। ठीक इसी प्रकार से ट्रायंगल ARQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए? सिमिलर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सिमिलर हो गए। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम वापस यही वाला काम कर सकते हैं। कौन से वाला? AR अपॉन AD, ये रहा AR और ये रहा AD। अच्छा, इसको मत भी लिखो, नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। देखो बताता हूँ क्यों चलेगा। हमने AP AB लिखा, PR BD लिखा, हम AR और AD भी लिख सकते हैं, आप लिख लेना, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो यहाँ से हम AR अपॉन AD, ठीक है, उसके बाद RQ अपॉन DC, ठीक है, RQ अपॉन DC, उसके बाद AQ अपॉन AC भी लिख सकते हैं। हमने नहीं लिखा AR और AD क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, AR और AD का हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होने वाली, तो हमने ये नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं AR अपॉन AD इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू दिस। इसको हमने बोला क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसको दूसरा नाम दो। बस अब हमारा काम बनने वाला है, इसको आप नोट करो। एक बात ध्यान से समझो, ये वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल को सिमिलर हमने दिखाया है, ये वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल को सिमिलर हमने दिखाया है, तो हमारा ये और ये केस बन गया। एक तो ये वाला केस बना है और एक वो वाला बना है। इन दोनों की हेल्प से हम कुछ निकालेंगे। उससे पहले एक और थोड़ा सा हम काम करेंगे, तो यहाँ से दोनों से हमारा काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा? अच्छा आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे AP अपॉन AB है, ये रहा AP अपॉन AB, PR अपॉन BD, ठीक है, यहाँ पे RQ अपॉन DC, AQ अपॉन AC। PR ये रहा, हमें PR चाहिए, उधर से RQ चाहिए, RQ ये रहा, तो ये तो RQ है और ये PR है, अपने को ये दोनों चाहिए। हाँ, तो इन दोनों की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे हमारा PR और RQ बन जाए। बस यही हम बनाने वाले हैं। आप इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे और हमें काम करना है तो हमारी बात बन जाएगी। देखिए अब ध्यान से ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर PQ BC के पैरेलल है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। हाँ, वो थेल्स स्वयं का रिजल्ट याद करो, सोचो थोड़ा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC ये तो इक्वल होते ही होते हैं। AP अपॉन AB, AQ अपॉन AC भी इक्वल आ जाता है। सर समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो वापस एक बात और सोच लीजिए आप। APQ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल APQ में और पूरे ट्रायंगल ABC में, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर बन जाएंगे। कैसे? सर ऊपर वाले जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एंगल 1 और नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एंगल 2, ये आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसका ऊपर वाले का एंगल Q और नीचे वाले का एंगल C ये भी बराबर है, और एंगल A दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। या फिर आप ये बोल लीजिए दो एंगल से ही काम बन रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और एंगल A तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर है। हाँ, तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे इस बात को कि ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हाँ,
ये भी दोनों सिमिलर हो गए। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना हेयर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, सो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वही अपनी कहानी ए पी अपॉन ए बी, ठीक है सर, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, ओके, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। हाँ सर बिल्कुल सही है, ए क्यू अपॉन ए सी। इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे और इसको थर्ड का नाम देंगे। थोड़ा सा अब आप दिमाग लगाएंगे और हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या यार, ए क्यू अपॉन ए सी ये रहा, ये यहाँ पे भी है, ए पी अपॉन ए बी ये रहा और ये यहाँ पे भी है। तो ए क्यू अपॉन ए सी और ए पी अपॉन ए बी ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। देखो ए क्यू अपॉन ए सी और ए पी अपॉन ए बी, एक मिनट, ये दोनों क्या है, बराबर। ए पी अपॉन ए बी ए क्यू अपॉन ए सी के बराबर, इसको गायब भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। तो ए पी अपॉन ए बी ए क्यू अपॉन ए सी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से ए पी अपॉन ए बी ये रहा, ए क्यू अपॉन ए सी ये रहा, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये वाली जो साइड लिख रही है तो ये भी तो आपस में इक्वल रही होगी। बात सोचो, थोड़ी समझो कि भाई यहाँ से ए पी अपॉन ए क्यू, सॉरी ए पी अपॉन ए बी एंड ए क्यू अपॉन ए सी, ये दोनों अगर साइड ये दोनों बराबर आ जाती हैं, ये यहाँ भी हमें दिखाई दे रही है ए पी अपॉन ए बी ए क्यू अपॉन ए सी, मतलब ये तो दोनों बराबर है यहाँ से ये वाले रिजल्ट से। तो ये जिसके बराबर रही होंगी वो भी आपस में बराबर ही होंगी। यार दो अगर दो के इक्वल है और यही दो आगे ये तो नहीं ठीक रहेगा एग्जाम्पल, दो का तो नहीं, फ्रैक्शन में लेते हैं। मान लीजिए 1/2 अगर 1/2/4 के इक्वल है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाँ, और यही 1/2 3/6 के इक्वल है। सोचो थोड़ा सा, 1/2 2/4 के इक्वल है, 1/2 3/6 के इक्वल है। ये दोनों तो 1/2 बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर आ जाएंगे। सोच लीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ भी 1/2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ भी 1/2। तो यही तो बात हम बोल रहे हैं कि ए पी अपॉन ए बी ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल है। ए पी अपॉन ए बी ये रहा, ए क्यू अपॉन ए सी ये रहा, ये दोनों इक्वल हैं, तो भैया ये जो बच रहे हैं ये भी इक्वल ही होंगे। यहाँ से लिखो नाउ बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहला दूसरा और तीसरे से ए क्यू ए पी अपॉन ए बी ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल आ रहा है, ये रहा और ये रहा, तो भैया ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब पी आर अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू अपॉन ए सी, सर आर क्यू अपॉन डी सी। इससे हमें सर क्या फ़ायदा हुआ, देखो बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पी आर और आर क्यू आ गया, लेकिन उसके साथ बी डी और डी सी फ्री में मिला है, कोई बात नहीं। बी डी और डी सी तो दोनों बराबर ही थे, ए डी मीडियन था ना, हाँ, तो बी डी डी सी जब दोनों बराबर हैं तो बी डी से डी सी गायब हो जाएगा, नीचे से नीचे बिल्कुल कट जाएगा। अगर आप उसको बी डी को यहाँ पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय बी डी से डी सी कैंसिल, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू आर क्यू, क्यों, क्योंकि हमारा ए डी मीडियन था तो बी डी किसके बराबर थी, डी सी के। लिख देना क्योंकि बी डी किसके बराबर है, डी सी के, तो हमने कैंसिल करके सीधा पी आर इक्वल टू आर क्यू लिख दिया। बस जैसे ही पी आर इक्वल टू आर क्यू आया, हम तो अगली लाइन में ये लिखने वाले हैं कि ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, खत्म कहानी। लिख दोगे अब तो, हाँ, बस इतना ही आपको करना है। पी आर इक्वल टू आर क्यू आती है, अब लिखना हैंस मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू ऑल्सो, पी क्यू लाइन सेगमेंट को भी बाइसेक्ट करता है जो हमारा मीडियन है। बस इतनी सी कहानी थी। इसको इस पूरे को सिमिलर दिखाना था, इसको इस पूरे को सिमिलर दिखाना था, तो फिर उसके बाद ऊपर वाले को और कंप्लीट को सिमिलर दिखाना था। वहाँ से कुछ रिजल्ट निकल रहे थे, उन रिजल्ट की हेल्प से हमने पी आर इक्वल टू आर क्यू दिखाया है। इस बात का मतलब यही है कि ए डी मीडियन पी क्यू के लिए भी है और बी सी के लिए तो पहले से ही था। आसान था ना, हाँ, उतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना।
बोला गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, दो नंबर का सम 18 है। बच्चों एक बात सुनो यार, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दो नंबर का सम 12 है, उनमें से एक नंबर तो 8 ही मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर कितना होने वाला है? सर आपने बोला सम 12 होना चाहिए, 12 में से एक नंबर तो 8 ही है, तो सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो दूसरा नंबर जो निकलेगा वो 12 - 8 यानी 4 निकलने वाला है। हाँ, समझ गए ना? हाँ, तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तब 12 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर एक नंबर को 6 कंसिडर करता हूँ तो दूसरा कितना होगा? 12 - 6 6। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उन नंबर में से एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं तो दूसरा नंबर उसी में से माइनस करके बन जाता है। ये वाली बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? 12 सम है, एक नंबर 8 माना है, तो दूसरा नंबर कितना आने वाला है? 12 - 8। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक नंबर को x एज्यूम करते हैं, दूसरा कितना होगा? सर दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 18, द सम ऑफ टू नंबर्स 18। ठीक है, तो नंबर को क्या कंसीडर करेंगे? लेट द नंबर्स आर x एंड 18 - x। बताइए, ये हमारे नंबर हो गए, एक x हो गया, दूसरा क्या हो गया? 18 - x हो गया। कोई समस्या का विषय नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। उनके रेसिप्रोकल का सम कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल उल्टा करो, सम मतलब ऐड करो, तो उल्टा करके अगर ऐड करते हैं तो उनका सम आ जाता है 9/40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आए ATQ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस 9/40। अब इसको सोल्व करते हैं, कहानी खत्म। 18 - x इधर लेके जाओ, x को यहाँ पे लेके जाओ, डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई दिस, x मल्टीप्लाई 18 - x इज इक्वल टू 9/40। बात समझ पा रहे हैं? सर ये कैसे ऐड किया समझो यार, इधर देखो, इधर देखो, इसको यहाँ पे लेके जा, इसको यहाँ पे लेके जा, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। हाँ, ऐड करने का तरीका होता है A/B प्लस C/D लिखा है या माइनस भी लिखा है, तो इसको यहाँ लेके जा AD प्लस माइनस, इसको यहाँ लेके जा BC, और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे B × D। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। प्लस x से -x गायब, यहाँ पे 18 बचेगा, डिवाइडेड बाई x की मल्टीप्लाई अंदर करो 18x, ये वाले x की मल्टीप्लाई अंदर करो -x² इज इक्वल टू 9/40। सर आपने अभी बताया था नीचे से नीचे उड़ा दो। हाँ, ऐसे ऊपर से ऊपर भी उड़ा सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसके साथ में प्लस करके या माइनस करके कुछ ना लिखा हो, इसके साथ में भी प्लस या माइनस करके कुछ भी ना लिखा हो। सर समझ नहीं आ रही बात? नहीं आ रही तो सीधा करो, इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो 18 × 40 इज इक्वल टू 9 × 18x माइनस का x²। डिब्बे में बंद करो। ठीक है, 9 को डिवाइड में लेके आते हैं, जैसे ही 9 डिवाइड में आएगा ऐसे 9 × 2 = 18 हो जाएगा, तो 2 टाइम ये कैंसिल, तो सीधा लिख देता हूँ 9 × 2 = 18। ठीक है, अब 40 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 80 आएगा, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई तो हो ही रखा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, 9 था वो गायब हो गया था, यहाँ पे बचा है 18x माइनस x²। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x² को यहाँ पे लेके आते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, इधर लेके आओ तो पॉजिटिव x², इसको भी इधर लेके आओ तो ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये यही है, इसको कहीं नहीं लेके जा रहे अपन। प्लस 80 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 1 है ना मल्टीप्लाई में। हाँ, तो हम जानते हैं फैक्टर करना, तो 80 × 1 80। 80 कैसे फैक्टर जिनको प्लस करके 18 है, 10 और 8 हो गया ना, सिंपल है। कैसे किए? यहाँ देखो 10 और 8, 2 से डिवाइड किया 40, 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 5 × 2 = 10, 8 और 10। आपको अलग अलग तरीके से बना के देखना होता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन सोल्व कर देते हैं। x² माइनस 18 को लिख सकते हैं 10 + 8, x + 80 इज इक्वल टू 0, x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को साथ में लिखते हैं, तो माइनस के 10x प्लस माइनस के 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक x रह जाएगा क्योंकि x² है, तो माइनस के 10 यहाँ पे बच जाएगा। -8 अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ थोड़ा गौर करने की बात है,
-8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे तो x बचेगा क्योंकि -8 तो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 80 है, 80 में से 8 को कॉमन लिया गया है तो 10 बचेगा। क्यों? 80 को हमने लिखा है 8 × 10, तभी तो 80 बनता है। 8 आपने कॉमन लिया तो 10 ही तो रहा। हाँ सर 10 बच गया। अब कौन सा बचा, प्लस या माइनस का? बैलेंस बनाओ। अब ये माइनस, तो यहाँ भी अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस तभी तो प्लस बनेगा। हाँ मेरी बात समझो, अगर आप माइनस के साथ कुछ कॉमन ले लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं। माइनस का कॉमन लिया था तो यहाँ पे तो प्लस का बचा है, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस का बच जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो जहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं वहाँ का भी साइन चेंज करना है, और दूसरी वाली साइड से भी आपने क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो वहाँ का भी साइन चेंज करना है। ये बात अगर नहीं समझ में आती तो सिंपल समझो, माइनस बाहर कॉमन लिया है -8, तो अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ही बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो आप थोड़ा समझो। -8 × x -8x, माइनस माइनस प्लस, ये रखा प्लस, 8 × 1080 हो गया काम, = 0। x - 10 वापस से कॉमन आया, ये हमेशा इक्वल बनना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ x -8, अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई गड़बड़ आप कर रहे हैं। एक बार ये उठाओ, इसको 0 के बराबर रखो तो यहाँ से 10 बन जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x - 8 = 0, -8 उधर चला जाएगा तो +8 बन जाएगा, यानी यहाँ से 8 आ गया। तो x की वैल्यू एक तो 10 आ गई, एक क्या आ गई, 8 आ गई, बन गया बस काम। यही था 2 नंबर। अगर x हमारा 10 है तो 18 - x कितना होगा सर, 8 होगा। तो अगर x 8 है तो 18 - 8 कितना होगा, 10 होगा। तो एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर 8 आ जाएगा। एक नंबर अगर 8 है तो दूसरा नंबर 10 आ जाएगा। तो इसको ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो 2 नंबर हमारे ये रहे, 10 और 8। सिंपल था, तो बहुत ईजी था। ओके, नोट करिए आप जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 10 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर α² एंड β²। सबसे पहले ये बात याद रखनी है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या कि px मतलब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज। हाँ, जीरोज का सम करके यहाँ पे रखना है, फिर x लगाना है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ये क्या बवाल है? कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, अभी उस पर जाना नहीं है। एक बार ये पॉलिनोमियल का लेक्चर देख लेना, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले x² लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट में जो जीरोस दिए गए हैं उनको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। इतनी बात तो सब समझते हैं ना। साइड में x लगा देना है, प्लस का साइन लगाना है, वो जो जीरोस आपको दिए गए थे उनकी मल्टीप्लाई करके उठा के यहाँ पे लिख देना है, पॉलिनोमियल बन गया। बट सर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का विषय ये है कि एक तो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 6x², वी हैव 6x² - 5x एंड +1, ये हमारे पास है। और इसके जीरोस दिए गए हैं बच्चों अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अल्फा बीटा इसको मैं साइड में लिखता हूं। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, पहले तो यही लिख देना पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ करके साइड में लिखते हैं कि 6x² - 5x + 1 के जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो तब भी कोई गलत बात नहीं है। हाँ ठीक है। नाउ मेरे को एक बात बताओ, हमें ये वाला पॉलिनोमियल अगर बनाना था x² माइनस, हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या होंगे α² एंड β²। तो हमें सम करके रखना पड़ेगा, α² एंड β² का सम करके यहाँ पे रखना पड़ेगा ना यार। ये तो फॉर्मूला याद कर रखना पड़ेगा ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे सम करो, कौन से जीरोज हैं जिनका पॉलिनोमियल बनाना है सर, α² एंड β²। तो यहाँ पे रखो α² प्लस β², ब्रैकेट बंद, x लगाओ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों की मल्टीप्लाई, α² मल्टीप्लाई बाय β²। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये पॉलिनोमियल तो अलग दिया है उसने जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, बट ये वाला वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज α² एंड β² है। ये हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम ये बना पाएंगे। कैसे, समझो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a। हाँ, माइनस b, ये रहा 5 -5 है, यहाँ पे पहले से माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो +5, a की वैल्यू 6 है।
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज सी अपॉन ए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सी बोले तो कॉन्स्टेंट टर्म 1, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 6, ठीक है। नाउ लेकिन सर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी भी नहीं आया है, यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा पता लग गया, अल्फा इंटू बीटा पता लग गया, अब आ जाएगा। सुनो एक बात याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये बात आपको याद रखनी है। ये कैसे आई मैं समझा देता हूँ। इसको ओपन करो जरा, इसको जरा ओपन करो, ये ओपन हो के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा यार। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, साइड में -2 अल्फा बीटा रखा है, -2 अल्फा बीटा ये रखा है, तो +2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल हुआ, कितना बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा। हाँ तो यही तो लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा सर ये तो अभी अभी हमने निकाला है ना, 5/6, उसका स्क्वायर लिखा है, तो 5/6 का स्क्वायर करेंगे, 5/6 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, सर 1/6, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/6, 5/6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2/6, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 36। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, बट इजीली एलसीएम 36 आ सकता है। तो 36 ये रहा एज इट इज़, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25 एज इट इज़, माइनस ये 6 है, यहाँ पे 36, तो अपने को 36 बनाना है, 36 को 6 से डिवाइड करो, 6 आ गया, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12। समझ रहे हैं ना यार, ये तो आपसे आना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि आप ये कर पाओगे इजीली ना। 25 में से 12 गए, कितने बचेंगे 13, तो ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 13/36, बन गया काम। अब देखो ध्यान से, ये कैसे निकाले, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 13/36 आया, इसको यहाँ पे रखेंगे, काम बन गया। ये कैसे निकाले, ये तो और भी ज़्यादा आसान, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर, कुछ भी नहीं यार, इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख दे। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/6, ये रहा, तो 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36, बन गई बात। हमने बस पूरी तरीके से आपको ओपन करके बताया कैसे क्या करना है। तो बस 13/36 को यहाँ रखो, 1/36 को यहाँ रखो, काम बन गया। ये सारा आपको एग्जाम में लिखना है कि हाँ लिखना है, अगर इसको साइड में लाइन बना के लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको नोट करो, फिर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और बस काम बन गया। ये बात आपको याद रखनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। हाँ सीधी सीधी याद रखनी है। चलिए ये दोनों रखते हैं यहाँ पे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये 13/36 x प्लस ये 1/36, ये रखा, ये हमारा आंसर। हाँ ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं कि 36 को यहाँ लिख देखिए, ये भी 36 ये भी 36, हाँ तो वापस से एलसीएम कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमें पता है 36 यहाँ आ जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, टोटल के अपोन में कितना आ गया 36। समझ गए ना, हाँ ये तो आसान था यार। अब यहाँ भी अपना आंसर बोल सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया, यहाँ भी कोई गलत नहीं है। अब इसको 36 को यहाँ पे लेके जाओगे, ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बारी अगर हम नीचे वाला 36 गायब भी कर दे तब भी बिल्कुल ही ठीक है। ये पॉलिनोमियल बनाते वक्त एलसीएम वगैरह लेके अगर आप ऐसा करके छोड़ते हैं, नीचे 36 वाला टर्म नहीं लिखते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों कि जब हम इसके जीरोज निकालेंगे ना, इसको जीरो के बराबर रखेंगे फैक्टर करके, तो नीचे वाला जो 36 होगा वो उधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके वैसे भी जीरो बन जाना है, तो नीचे तो वैसे भी वो गायब होने वाला है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें कि नीचे एलसीएम लेके उसको यहाँ पे चिपकाएंगे, अगर इसके नीचे 1 है तो उसको वहाँ पे रखेंगे। कुल मिला के एलसीएम लेना है, जिसकी कमी होगी वो ऊपर रख ही देते हैं हम एलसीएम लेने के बाद। वैसे ही आप इसको यहाँ पे रखने के बाद अगर नीचे नहीं भी लिखते हैं तो तब भी कोई गलत नहीं है। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये अगर लिखा हुआ है इसके साइड में यहाँ पे कई बार के लिख देते हैं, एक कांस्टेंट लिख देते हैं के। ऐसा क्यों लिखते हैं अभी अपने को उस पर जाना भी नहीं है। पॉलिनोमियल का अगर आप लेक्चर देखोगे तो वहाँ से आपको पता भी लग जाएगा। और अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर अगर नहीं भी जाओगे इस पर तो तब भी कोई समस्या का विषय नहीं है। ये केवल एक कांस्टेंट होता है जो कई बार बन जाते हैं, जैसे यहाँ बन गया था, ये यहाँ गया नीचे 36 बना तो उसको साइड में लिखो 1/36, वो एक कांस्टेंट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो हमारा समस्या का विषय नहीं है, हम अपना आंसर यहाँ भी ठीक छोड़ सकते हैं। एलसीएम वगैरह लेकर इसको इस वाली फॉर्म में लिखें, नीचे कुछ ना लिखें, वो लिखें तब भी वो भी ठीक है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है। अरे वाह, ये कैसे हो गया सर, हमने तो पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ भाई है तो है, अब क्या करें। तो अपने को प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूफ ये करना है कि सर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओहो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। हाँ ये कैसे आएगा, आएगा देखो यहाँ से दिमाग में तुरंत कहानी चलनी चाहिए कि सर प्लस माइनस कब आता है, एक तरफ स्क्वायर हो, स्क्वायर को हटा के इधर अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस आएगा। हाँ सर समझ में आया। तो एक काम कर लो, उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो शायद कहानी बन जाएगी। उससे पहले जो ये दिया गया है इसका क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसको अगर उठा लो एक बारी, उसको उठा लो पहले इसको। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे, ये वाली साइड उठा के अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 बन जाएगा। और माइनस 2ab मतलब माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, उसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फंस गए ना। हाँ जहाँ फंसोगे वहाँ ये काम आएगा जो गिवन है। ये कैसे, सुनो, इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नो सर, इज इक्वल टू 1। भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1। हाँ तो ये सर 1 बन गया। 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये 1 उधर जाएगा, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। तो बचेगा क्या सर, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बचेगा। हाँ तो जहाँ हम फंस रहे थे वहाँ हमारा क्या काम आएगा, ये काम आएगा। अब देखो 9 अपना ये उठाते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं, कुछ बनेगा क्या, दूसरी साइड का स्क्वायर करना है, नहीं यार वो तो इक्वल लेके आनी है ना, वो प्रूफ करना है। तो हम ये LHS लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं हम, LHS। अरे छोड़ो, इसको क्या लिखना, ये लेके चल रहे हैं। इसका स्क्वायर कर दिया ना हमने, देखो स्क्वायर करते हैं, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बना सर, 1 बन गया। माइनस यार 2 कोस थीटा साइन थीटा का भी अभी निकाला ना आपने, ये रहा 2 कोस थीटा साइन थीटा का 0, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे 0। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब वही वाली बात आ गई, स्क्वायर, हाँ उधर अंडर रूट जाएगा, प्लस माइनस के साथ आंसर आएगा। हाँ सर, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हम जानते हैं यहाँ से, हम ऐसा सोचते थे ना कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट में जब आता है उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस के साथ, तो वही लिखो बस। तो प्लस माइनस 1, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, प्लस माइनस 1। बताओ समझ गए क्या इतनी बात। अरे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 इधर लेके आओ तो माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वहाँ से भी कहानी बन जाएगी। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और बताऊंगे यहाँ पे आपको, बड़ी अच्छी वाली है, देखो सोचो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। हाँ सर आप जैसे अभी बता रहे हैं उसको ज़रा दोबारा बताओ, बताता हूँ। देखो देखो देखो, अच्छा तो साफ ही कर लेते यार। 1 मिनट, हाथ गंदे हो गए भैया। ओ भैया मेरे मुंह से निकल गई, वो वाली रील देखी है क्या आपने, मेरे मुंह से निकल गई।
अच्छा सोचो, ये जो लिखा है बस ऐसे ही है, सवाल तो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो लिखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 को हम इधर लेके आते हैं, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 को इधर लेके आए तो -1 बना, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा। -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 ही होगा ना, इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये वही है। चलो यहाँ पे इसको a कंसीडर करो, a का स्क्वायर, इसको b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी, मतलब ये पूरा तो a था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, a माइनस बी एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा था a प्लस बी, हाँ इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 0 के बराबर रखा, -1 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चों, +1। ये +1 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा, -1। तो वही तो आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक बार +1 आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक बारी -1 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं एंड आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। ओके, नोट करिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लो। हमने बताया था जब भी ऐसी बात आपके साथ वो करेगा कि मिनट हैंड की लेंथ इतना है, तो आपको डायरेक्ट इसको क्या मान लेना है, रेडियस। क्लॉक हमारी जो वॉल क्लॉक होती है वो हमारी एकदम क्या होती है, गोल, तो सर्कल उसको कंसीडर करेंगे। और जो मिनट हैंड आपको दिया गया है वो वाला अपना जो मिनट हैंड है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी लेंथ को रेडियस। क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 30A पार्ट। तो हमारी रेडियस कितनी हो गई सर, रेडियस हम मान लेंगे 18 सेंटीमीटर। मिनट हैंड को ही रेडियस कंसीडर करना है, वो जोन से भी हैंड की बात करेगा उसको हम रेडियस मान के चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक्स डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में वो कितना एरिया वो कवर करेगा। यार सोचो, ये मिनट हैंड यहाँ पे है 12 पे, 35 मिनट का मतलब है वो घूम के ऐसे आएगी और यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो भाई 12 से 6 पे आएगी 30 मिनट, 5 और चलना पड़ेगा। तो ये टोटल एंगल ये रहा, और अगर ये हम घड़ी कंसीडर करते हैं, हालांकि मिनट हैंड थोड़ा सा सर कितना खतरनाक सर्कल बनाया है। यार भावनाओं को समझो आप, भावना आपको समझे या ना समझे, आप भावनाओं को समझो। देखो ये सर्कल कुछ रहा होगा ना, हाँ, तो हालांकि सर्कल थोड़ा सा ऊपर तक होता है, मिनट हैंड मतलब क्लॉक के साथ मिनट हैंड अटैच नहीं रहती, फिर भी हम उसको कंसीडर करते हैं रेडियस। तो ये वाला जो एरिया उसने 35 मिनट में, 35 मिनट में ये एरिया उसने कवर किया, ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। सर अपने को अगर ये एंगल मिल जाए तो एरिया तो जानते हम निकालना, ये 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच का ही तो रीजन है। हाँ, तो 2 रेडियस 1 आर्क के बीच का रीजन ही हमारा क्या होता है, सेक्टर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा अगर हमारा निकल गया, मतलब ये एंगल थीटा है जो बन रहा है, ये एंगल अगर हमारा निकल गया, बात बन गई। याद करो, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ, तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड सेंटर पे बनाएगी जो, इज इक्वल टू कितना होगा, 6 × 35, क्योंकि 1 मिनट में कितनी डिग्री का बनता है हमें याद रखने के लिए बोला गया था, एक मिनट में 6 डिग्री का बनता है। तो वो 35 मिनट में बोल रहा है, तो 35 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, 35 × 6, 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 18 और 3 = 21, 210 डिग्री का। हाँ, हमें दिखाई भी दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल जा रहा है। नाउ अब एरिया निकालो, सीधा लिखो रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया अपने को चाहिए, θ/360 πr²। थीटा कितना है, थीटा 210 है,
डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई बोले तो 22/7। हाँ, अगर उसने गिवन नहीं है ना 3.14 क्या रखना है, नहीं तो 22/7 रख दो। रेडियस तो अभी बोला था सर आपने 18 रखना है, तो 18 का स्क्वायर बोले तो 18 × 18, बस डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल 9, 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल 3, तो यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई 22 है और 9 है और यहाँ पे 1 बचा हुआ है नीचे भी कितना है 1, मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की 3 में करोगे 66 आ जाएगा और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे 9 में, तो ये एरिया ही हमारा चल रहा है 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 6 जा 54, 54 और 5 54 और 5 59, सेंटीमीटर था मीटर था क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था, अपने को बस ये याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, फिर वो कितनी भी मिनट में एंगल पूछेगा तो एंगल भी बता सकते हैं, एंगल जैसे ही हमारे पास आ जाता है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर भी इजिली बता सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर ही बन रहा था क्योंकि ये 2 रेडियस है और एक आर्क है, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन ही सेक्टर होता है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बी पार्ट, दोनों में से एक करना था आपको, हम दोनों को ही उड़ा देते हैं। बोला ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल आपको गिवन है, ये रहा सर हमारा सर्कल, आपके सामने भी आया होगा। सर कैसा बन रहा है सर्कल अच्छा नहीं बन पा रहा है, हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी बना बस समझो आप। तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए बी हमारा कोड है, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है। उसने बोला है ओ इफ ओ ए कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है ना ओ ए, तो ओ ए रेडियस है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, ये रहा माइनस सेगमेंट बोले तो कोड एंड आर्क के बीच का रीजन, ये रहा। हाँ, यही हमें कैलकुलेट करना है। हमने 2 तरीके से बताया था, आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस करो, तब भी सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। हमने एक और तरीका बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 cos θ/2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा तरीका वही अपने पास, क्या कि ट्रायंगल का एरिया, हाँ इसका एरिया ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, सॉरी सेक्टर का एरिया सेक्टर का, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ट्रायंगल का। तो सेक्टर के एरिया में से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तब भी सेगमेंट का एरिया ही बनेगा। हाँ, बट अगर हमारे पास एंगल कुछ ऐसा होता है ना जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो वो हमारे काम का बन जाता है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे तब भी काम बन जाएगा। देखो 60 डिग्री है ना, अगर मैं 60 यहाँ पे भी रखूँगा थीटा, ये एंगल यही वाला है, 60/2 60/2 30 बन गया, और साइन 30 की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे 30 बनेगा, कोस 30 की भी जानते हैं। बट अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता और यहाँ पे 30 रखता, 30/2 15 बन जाता, साइन 15 की वैल्यू हम नहीं जानते, तो ये तब नहीं कैलकुलेट हो सकता क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं 10th क्लास में। तो अगर आपको कुछ ऐसा एंगल बन रहा है जिसकी वैल्यू हाफ करने से यहाँ पे साइन और कोस हमें पता लग रहा है उसका भी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देना। बट अगर आपको नहीं पता लग रहा है यहाँ पे कि भाई अगर ये 45 बन जाता, 45/2 वैल्यू नहीं पता हमें 45/2 की, कैसे कैलकुलेट करते, ठीक है, तो तब ये वाला काम नहीं आएगा 10th क्लास में क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। तब ये वाला काम आएगा, ये हम जानते हैं करना, हमने बताया भी था जब हम ये वाला चैप्टर करा रहे थे कि सेक्टर का एरिया तो निकालना जानते हैं, ऊपर क्या बनना है ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालते थे, ये 14 है, ये भी 14 है, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करते थे, यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते थे, पहले उसकी लेंथ निकालते थे, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ये यहाँ से ए बी बेस निकाल लेते थे,
हाइट निकाल लेते थे, ट्रायंगल का एरिया बन जाता था, सेक्टर का एरिया हमें पता है। बट जनरली हमें जो दे के रखता है वो ऐसा देगा जिसका हाफ करने से हमें साइन और कोस पता चल रहा हो। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार बता दूंगा उसको। थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 बोला था आई थिंक, हाँ नहीं पाई की तो कुछ भी नहीं है, √3 की बोला है उसने 1.73, तो यहाँ पे क्या पाई की वैल्यू अभी पाई रहने दो, बाद में देखेंगे क्या रखना है, माइनस साइन 60/2 कोस 60/2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, रेडियस 14 का स्क्वायर 196 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, तो ये हो गया 1/6। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 माइनस साइन 60/2 तो 30 बनता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60/2 कितना बनता है 30 बनता है, और कोस 30 की वैल्यू √3/2। कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू याद होनी चाहिए भाई आपको। ठीक है, 196 को ऐसे ही रखने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 11, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर तो 11 बन गया, नीचे 7 3 ज़ा 21 बन गया, माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, और √3 की वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.73, तो √3 को रखेंगे 1.73 मल्टीप्लाई बाई 196। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर भी एक बार मैं कर देता हूँ। एलसीएम ले लो, वही तरीका, इसको यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओगे 11 × 4 44 बन जाएगा, माइनस इसको यहाँ पे लेके जाओ, 21 की मल्टीप्लाई करते हैं, 21 दिया 63, 63 का 3 हासिल लगे 6, कैरी कितना हुआ 6, 21 अते 140 कितना होता है 21 7 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147, और 147 और 6 कैरी था 153, कैरी 15, 21 ही कम 21 और 15, 21 और 10 31, 31 और 5 36 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से, 2 के बाद पॉइंट लगाया क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, और 21 की नीचे 4 में की तो 84। फिर भी एक बार मैं देखता हूँ करके, 21 या 63 हासिल लगा 6, 21 सत्ते 144 और 6 नहीं 147, हाँ, और 6 153 15, 21 से कम 21 10 31 और 5 6, ठीक है, ओके सही है। चलो इसको माइनस कर दे, और 196 रह गया भाई, यही गलती से मिस्टेक हो गई थी अब हमसे। अब इसको माइनस करते हैं, 44 में से 36.33 माइनस करो, 44 में से 36.33 माइनस करना जानते हैं ना, 44 लगा के 44 लिखो, पॉइंट लगा के 2 0 लगा देंगे और इसको माइनस करते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ 10 इधर चला गया ना, देखो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ अपना 13 में 6 गए 7 और 6 13, 7 यहाँ पे 0, 7.67, चलो 7.67 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 196। अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, चलो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, जल्दी आ जाएगा, फिर आप आराम से बैठ के कर लेना इसको। टन 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 7.67 multiplied by 196 is equal to this divided by 84, 17.896667 ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है क्या, आप कर लेना, ये मत समझना कि आप खुद बैठ के भी कैलकुलेटर से ही कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप कर लेना। वो तो यहाँ तक हो गया था, मुझे एक बार चेक करना था। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्या, हमें सेंटीमीटर में दिया गया था कि हाँ रेडियस सेंटीमीटर, हाँ ये था सेंटीमीटर में दिया गया था, बस ये हमारा आंसर है। आसान था ना, बिल्कुल आसान था। ओके नोट करिए इसकी जल्दी फटाफट। इसका दूसरा तरीका भी है वो करने का, ठीक है, आप एक बार लेक्चर देखना, वो दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा।
अभी तो यहाँ से काम बन रहा था, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, फॉर्मूला याद रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अरे यार ये तो बहुत बार कराया है, मतलब बहुत बार नहीं, बट वो जो हमने रियल नंबर का लेक्चर डाल रखा है ना, 2-3 लेक्चर हैं शायद, उनमें ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप वहाँ से अगर कर भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले ये वाले सवाल को सोल्व करने का तरीका ये होता है, अंडर रूट 3 आए, अंडर रूट 5 आए, अंडर रूट 7 आए, अंडर रूट 11 आए, ये जितने भी अंडर रूट वाले सवाल होते हैं जो अकेले ही पूछे जाते हैं, ये 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, बट ये वाला अकेला पूछा जाता है कि अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको रैशनल मान लेना है। हाँ, गलत मानना है। देखो आपको पता है ये इरेशनल है, बट सही चीज़ को ही गलत मान के गलत ही प्रूफ करना, ऐसा अगर कर देते हैं तो सही चीज़ सही मानी जाती है। सही क्या बात बोल दी, हाँ ऐसा होता है। गलत मानो, गलत ही प्रूफ करो तो सही चीज़ सही बन जाती है। तो अंडर रूट 3 जो इरेशनल है, हम जानते हैं उसको आर मान लेंगे, दैट इज रैशनल। तो लेट अस एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम कर लेते हैं अंडर रूट 3 इज इरेशनल। हम ये मान लेते हैं, ओहो क्या कर रहे हैं सर, हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल है। अंडर रूट 3 इज रैशनल। अगर रैशनल है सो इट कैन बी रिटर्न in the form of a upon b। अगर ये रैशनल है तो इसको a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b is not equal to 0, a and b are को-प्राइम, ये को-प्राइम भी थे, और a और b ये क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर भी थे, ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हाँ ये सब बातें अभी के लिए ध्यान में रखो कि a अपॉन b, b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम एंड a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब लिख देते हैं अंडर रूट 3 रैशनल माना है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा करते ही आप b को इधर लेके जाना, अंडर रूट 3 b बना देना इज इक्वल टू a। उसके बाद आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, करो ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बन गया 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ से लिखना क्या है, ऐसा होता भी है 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इस बात का मतलब बच्चों ये होता है 3a स्क्वायर का एक फैक्टर है, या ये बोलो 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। कैसे, मान लो यार 5 है, 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 25 का स्क्वायर 625, तो 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो बच्चों 5 25 को भी डिवाइड करता है। ये वाली बात आप समझो, समझ पाए क्या? हाँ समझना चाहिए आपको कि 5 अगर 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। अब ये जो ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको 5 मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर लिख देता हूँ और इज इक्वल टू 25 लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं अगर ऐसा बोलूँगा 5 25 को डिवाइड करता है तो कोई भी समस्या का विषय नहीं है। या 25 को ऐसा लिख देता हूँ कि 5 का स्क्वायर, तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 5 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और ये वाला 5 को भी डिवाइड करता है। अगर ये वाली बात अच्छी तरीके से हजम नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ऐसा लिखने के बाद 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो हम ये लिखने वाले हैं 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज a। यहाँ से समझ सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, कि 3a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 3a को भी डिवाइड करेगा। तो अब क्या लिखेंगे, हियर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज a। तो बच्चों 3a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो उसका फैक्टर है। हाँ सर सही कह रहे हैं, अगर वो उसका फैक्टर है तो फैक्टर वाले फॉर्म में मतलब तरीके से तमीज में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, अभी बताता हूँ, ये देखो। तो लेट कर लेते हैं, अगर हम a को लिख देते हैं 3c, तो यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से भी तो यही समझ में आ रहा है कि 3 a का फैक्टर है, या फिर ये बोलो 3 a को डिवाइड कर देता है।
3 मल्टीप्लाई सी, ए को हमने लिखा है 25 है ना यार, 25 को ऐसे लिख सकता है ना तो 5 मल्टीप्लाई 5, हाँ 10 को ऐसे लिख सकता है ना 5 मल्टीप्लाई 2, तो समझ में आता है 5 10 को डिवाइड करता है, 2 भी 10 को डिवाइड करता है, ये वाले दोनों 5 डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 3 ए को डिवाइड करते हैं, सी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है 3 से मतलब होना चाहिए, तो यहाँ से भी समझ में आता है 3 ए को डिवाइड करता है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये भी यही समझा रही है कि 3 ए स्क्वायर और ए को डिवाइड करता है, तो 3 ए को डिवाइड कर रहा है, उसको हमने ऐसे लिखा है इक्वल टू 3 सी, हमने मान लिया, तो यहाँ से भी यही पता लगता है कि 3 ए को डिवाइड कर रहा है, बस एक नया नंबर लेके एम सी, ये कोई भी एक नंबर है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लिख देना बस। अब यहाँ से एक बात और सोचो, इक्वल टू 3 सी लिखा, इसको मानो फर्स्ट और बोलो कि पुट इन फर्स्ट। अगर ये बात थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी सी याद रखो यहाँ पे बात, ये अभी और भी ज़्यादा डीपली समझाना, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप जब एक बार लेक्चर में जाके देखोगे तो वहाँ बिल्कुल क्लियर है, वहाँ डीपली समझाया गया है कि कैसे आया है। अभी तो जल्दी जल्दी समझो कि 3 ए स्क्वायर और ए को डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 3 सी की फॉर्म में, या 3 मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, तो वहाँ से भी यही समझ में आएगा कि 3 ए को डिवाइड करता है। अब इसको उठा के हम फर्स्ट में रखेंगे, तो 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, ए की वैल्यू 3 सी है, तो यहाँ पे रखो 3 सी का होल स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 डिवाइड में जाएगा ऐसे, तो 3 3 से 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर बन जाएगा। सर यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई, क्या कि 3 बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, जैसे यहाँ 3 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज ए, तो यहाँ भी यही समझ में आता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर लिखा है, तो 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर एज वेल एज बी। ओके सर, हाँ तो 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर एज वेल एज बी, दोनों को डिवाइड करता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर? अरे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। यहाँ देख 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने ए और बी को क्या लिखा है? हमने ए और बी को लिखा है कोप्राइम। हाँ, जब हम ये ऐड कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है रैशनल नंबर की। हाँ, तो अगर यार बच्चों 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो कोप्राइम नंबर कैसे होंगे? क्योंकि कोप्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनको केवल 1 डिवाइड कर सकता है, ना तो 2 डिवाइड करता, ना 3 डिवाइड करता, ना 4 डिवाइड करता। बट यहाँ पे ए और बी को 3 डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमारा रिजल्ट आया है। बट हमने शुरू में ही माना था वो रैशनल है। अगर रैशनल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा और माना ए और बी दोनों क्या है? कोप्राइम है। बट ये तो कोप्राइम की कंडीशन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये बोल रहा है कि भैया ये कोप्राइम अगर है तो ये देखो ध्यान से 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो कोप्राइम नहीं है। नहीं है तो भैया ऐसी फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा होगा, रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही होगी। नहीं बन रही होगी तो हम ऐसा सोच सकते हैं वो रैशनल नंबर ही नहीं है। अगर रैशनल नंबर ही नहीं है तो कौन सा नंबर है भैया? वो इरेशनल ही है। बताइए, बात समझ में आई? हाँ, अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैं रफ कर देता हूँ, अभी आप बात समझो, मैं इसको रफ करता हूँ पहले। देखो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि हेयर, सारा ही रफ हो गया यार, 3 डिवाइड्स ए एंड बी विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ए एंड बी आर कोप्राइम। ये क्या है? कोप्राइम है। ये यहां से दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि ये कोप्राइम है। इसका मतलब यही है कि सो आर इनिशियल assumption is wrong। हमारा शुरू वाला assumption क्या है? गलत। Hence √3 भैया इरेशनल ही है। बताओ, ये वाली बात आप समझ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी करते हैं, आसान है यार ये तो। देखो बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम
ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और उसके बाद है 2x प्लस माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा सोचो, अगर इसको सोल्व करना है तो पहले तो बनाना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। ए प्लस 8 है ना, तो उधर चला जाएगा, प्लस 8 है उधर चला जाएगा, जब इक्वल के तो -8 बन जाएगा। आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ओके सर, लिख देते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं सॉल्यूशन खुद से। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो गायब हो गया। 2y इक्वल टू 3 बनाए, 2 डिवाइड में जाएगा, हाँ 0 नहीं 1 रखो, x की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं। आप 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 आया, 1 उधर चला गया, 3 माइनस 1 2 आया, ये वाले 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पे हमने अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 1 उधर गया, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे 3 ही रख देते हैं, x की वैल्यू क्या रख देते हैं 3, तो 3 उधर जाएगा, 3 माइनस 3 0, 2 से डिवाइड लगाओगे 0, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। बस ये 2 काफ़ी है। आप इसको भी ऐसे ही करो, x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप क्या रखो 0 ही रख दो, चलो तो 0 रखोगे तो -8, 8/3 बन जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अपोन में ना आए, अपोन में नहीं आएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, हालांकि आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। हम x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं -1। अगर मैं -1 रखता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 बनेगा, उधर जाके +2 बन जाएगा। हाँ देखो, -1 रखते हैं, -3y इज इक्वल टू -8, -2 उधर जाके +2, -3y इज इक्वल टू -8 + 2, तो -3y इज इक्वल टू -8 + 2 -6, माइनस से माइनस गायब, y इक्वल टू 6/3, दैट इज 3 × 6 2। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। हाँ थोड़ा ठीक बन गया अब। ठीक है, अब क्या रखें, एक काम कर लो, y की वैल्यू 0 रख दो, x और y किसी की भी रख सकते हैं आप। y की वैल्यू 0 रखोगे, सारा गायब हो गया, 2x इक्वल टू -8, 2 से डिवाइड लगाओगे -4, x की वैल्यू -4 आ गई। बस अभी करना क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे ग्राफ पेपर हमारे पास होगा, नहीं होगा तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर गैप होना चाहिए। 1 2 3, ओहो थोड़ा गैप कम ज़्यादा, कोई बात नहीं चलेगा यार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 1 1, तो 1 ये रहा, x में 1 ये रहा, y में 1 ये रहा, तो ये ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 1। ठीक है, ओके। 3 0 1 2 3, x में 3 चलना है, y में 0, y में चलना ही नहीं है, तो ये रहा पॉइंट 3 0। ठीक है, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ये कुछ इस तरीके से जाने वाली है। ठीक है भाई, ये शायद ऊपर नीचे जहाँ से भी जाएगी, अगर हम बिल्कुल अपना स्केल वगैरह से बनाएंगे एकदम सही बनेगा। तो ये 1 1 और ये कितना है 3 0, -1 and 2, -1 कहीं यहाँ होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, नीचे नेगेटिव y एक्सिस, तो -1 कहीं यहाँ रहा होगा, और +2 बोला है y में, तो 1 2, तो ये -1 यहाँ ये रहा और 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन गया। ओके सर, -4 0 1 2 3 4 -4, और उसकी वैल्यू क्या भैया y की 0 है, तो यहीं रहेगा। हाँ, तो ये दोनों पॉइंट बन गए, इनको ज्वाइन करो ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों ये वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जो पॉइंट पर कट कर रहे हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें यही बोलता सोल्व करो ग्राफिकली, तो सोल्व तो हो गया। अब ये चेक करो ये कितना है। कैसे चेक करेंगे, ग्राफ पेपर अगर होता तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ भी कर सकते थे, इजीली बन जाता। बट यहाँ पे अगर हम सोल्व करें इनको अगर हम वैसे भी सोल्व करना चाहें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 2x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू 3 2 6, यहाँ से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 4 और 3 7y इज इक्वल टू 14, 7 2 14, y की वैल्यू कितना 2, यार ये 2 से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ठीक ही बनेगा अगर हम इसको स्केल से बनाएंगे। तो ये देखो, ये लगभग लाइन जो है आप थोड़ा सा ठीक करके बनाओगे तो काम बन जाएगा ऐसे, और ये वाली लगभग लाइन जाएगी कुछ 1 2।
जब ये कट करेंगे एक दूसरे को ऐसे कुछ, ठीक है। अरे थोड़ा समझो यार, स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल ठीक बनेगा। तो जहाँ पे कट कर रहे होंगे वो वाला पॉइंट y पे तो 2 रहा होगा, यहाँ पे कुछ होगा 2, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 2 को उठा के यहाँ पे रखो, 2 2 4, 4 उधर चला गया, 3 - 4 -1 x की, तो यहाँ पे -1 यहाँ कहीं होगा। थोड़ा सा गलत बना है हमसे यार, क्योंकि हमने स्केल से नहीं बनाया ना। एक बारी वापस से अच्छी तरीके से बनाते, रुको मैं इसको रफ करता हूँ, 1 मिनट रुको, रफ करता हूँ। चलिए दोबारा इसको ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार लाइन इधर उधर ना जाए तो काम बन जाएगा। वैसे आप इसको बनाओगे ना तो ठीक ही बनेगा बच्चों, फिर भी बना देते हैं, गैप थोड़ा ठीक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 1 1, तो 1 1 ये रहा। 3 0, 1 2 3 ये रहा, 0 यहीं पे रहने वाला है। तो ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसी जाएगी। -1 2, -1 ये रहा, और 1 2 ये रहा, तो यहाँ पे कहीं है, ओके। -4 0, 1 2 3 4, -4 0 यही रहने वाला है क्योंकि y 0 है, हाँ। तो ये -4 0 ये वाला पॉइंट ही रहेगा, और ये वाली लाइन जाएगी कुछ, 1 मिनट। आप सोच रहे हैं कि सर, अब ये सोच रहे हैं कि जाना तो वहीं से होगा इसको, -1 तो ये यहाँ पे होगा, इसके साइड में। तो ये भैया जाना तो पड़ेगा तेरे को यहाँ से ही, ऐसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये वाली लाइन है 2x - 3y = -8, ये वाली लाइन है x + 2y = 3, ठीक है। अब ये देखो, चेक करो, ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये वाला पॉइंट -1 और यहाँ पे 2, उतना ही है बच्चों। ग्राफिकली अगर आप बिल्कुल ठीक करेंगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा, एकदम मेजरमेंट के साथ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। हालांकि हमने इन दोनों को सोल्व करके भी देखा एलिमिनेशन मेथड से, जब हम सोल्व कर रहे थे अभी क्या था, -1 और 2 आया था ना, तो लगभग उतना ही बैठ रहा है। आप बस ये समझो कि ऐसे सॉल्यूशन निकालना, उसको ग्राफ पेपर पे रखना है, उसके बाद सीधा सीधा लाइन में बनाना है आपको, ठीक है। ओके, आसान है, इसको नोट करो फटाफट जल्दी। और उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट है ना, प्लेस ए एंड बी 180 किलोमीटर अपार्ट टू ईच अदर ऑन हाईवे, ये कुछ दे के रखा है। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कराया है, शायद इससे पहले या उससे पहले वाले सैम्पल पेपर में है किसी पार्ट में, हम आपको बता देंगे कौन से वाले पार्ट में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 32 का वो वाला पार्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो हमने कराया हुआ है पहले से, वापस से कराएंगे, टाइम जाएगा बस उसका। देखो 32 जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी 33। प्रूव दैट टेंजेंट्स, सेक्शन डी चले गए और हमारे 32 भी सेक्शन डी में था, 5 नंबर का है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वही जो हमने कराया था थ्योरम। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर, 2 हमें पता है कि ये रही, एक ये रही। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, हमें प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल 90, ये भी एंगल कितना हो गया 90। हम इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ठीक है सर। ये O, इसको A मानेंगे, इसको B और इसको मानेंगे P। दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कहानी खत्म। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, इन दोनों ट्रायंगल में PO = PO, दोनों में क्या है बच्चों, ये कॉमन, ठीक है। उसके बाद एंगल A और एंगल B दोनों 90, तो एंगल PAO = एंगल PBO, ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। उसके अलावा OA = OB। अच्छा सुनो यार, ये तो RHS से वैसे ही हो गया, एंगल इक्वल भी ना दिखाते,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। RHS ये बोलते हैं अगर एक हाइपोटेनियस दूसरे हाइपोटेनियस के बराबर आती है दो ट्रायंगल में, उसके अलावा कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर या बेस भी बराबर आ जाता है तो तुरंत RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। 90 लिखो या नहीं लिखो कोई समस्या का विषय नहीं है। तो ये तो हाइपोटेनियस है ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। हाँ, तो ऊपर वाले के लिए दोनों के लिए कॉमन है, हाइपोटेनियस है, ये बराबर है। तो बस इतना ही आप बोल देना RHS लग गया। 90 लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बाई RHS से दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए थे दोनों ट्रायंगल हो गए बच्चों कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT नीचे दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? यस सर, ये तो विजिबल है। ओके, CPCT से AP बराबर BP, AP बराबर BP, और AP BP तो टेंजेंट है सर। AP और BP क्या है? टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट ही तो इक्वल लेके आनी थी। ओके सर, ये दोनों टेंजेंट इक्वल आ गई। ओके, बस उसके बाद उसका कुछ एक एप्लीकेशन है, बोला है कि एक ये हमारे पास फिगर है, अंदर कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है। ओके, इसको A, इसको P, B, C, Q, C नाम दिया गया है, QR। बोला है अगर AQ 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है, CQ 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, AB 10 है, AB मतलब ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है? यूजिंग द रिजल्ट अपने को BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है बच्चों, बड़ा आसान है ना। अब देखो ध्यान से, AR इक्वल होगा AQ के। पूछो क्यों? ये सर्कल है, यहाँ कहीं सेंटर होगा, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना एक्सटर्नल पॉइंट से। हाँ, तो AQ और AR दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, तो AR AQ के इक्वल। AQ कितना है? 7, तो AR भी कितना हुआ? 7। अगर ये AR 7 हुआ तो BR भी कितना हो? BR कितना होगा? तो BR हो जाएगा सर 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर। ये टोटल 10 है, उसमें से 7 गया तो नीचे वाला 3, तो ये वाला 3। अगर ये 3 है तो BP भी 3। नाउ अगेन BP इक्वल किसके है भैया? BR के, और BR कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो BP भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 और 3 8। तो CQ किसके बराबर है? CP के। ऐसे लिखो, CP किसके बराबर है? CQ के। CQ कितना है? 5, तो CP भी कितना है? 5, तो ये भी 5। ओके, BC कितना बन गया अब? सर BC बन गया 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। आसान था, बिल्कुल आसान था। चलिए, ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 तक, और टोटल शायद 38 क्वेश्चन है, तो हमारे 5-6 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। कुछ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जो आपको ऐसा लगे कि भैया ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया। NCERT करो, ये सैम्पल पेपर लगाओ, 3 सैम्पल पेपर हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे और भी सैम्पल पेपर देखेंगे। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर जो CBSE ने डाले थे उसको भी सॉल्व करेंगे। ये वाला 2025 वाला था, 24 वाला भी चेक कर लेंगे एक बार, 23 वाला भी, या फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कराएंगे। ठीक है, उनको भी करना जरूरी है। चलिए, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट करिए। ओके, बाय बाय बच्चों।